Hello everyone. Today I am going to solve Karnataka TET Science question paper 2, which was conducted on 2018. So our first question is, a dash is formed if the water level on two sides is higher than the middle. मतलब अगर पानी दो तरफ हाई लेवल पर है, अगर दो साइड्स पर पानी अगर हाई लेवल पर है तो बीच में एक वेल की तरह फॉर्म होता। मतलब जब पानी नीचे यहाँ पर ऊपर की जानिब है ना, ऊपर की तरफ, तो ये पानी क्या है पूरा नीचे आ जाता। तो इसकी वजह से क्या है, एक वेल की तरह, फव्वारे की तरह यहाँ से पानी क्या है निकलता। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टेशियन वेल बोलते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हुआ 3। सेकेंड क्वेश्चन, ए पॉलीमर फाउंड इन ए ह्यूमन बॉडी। पॉलीमर मतलब विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी मोनोमर्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जब मोनोमर्स ज्वाइंट होंगे तो उससे जो एक लंबी चेन बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया तो एक सिंगल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पॉलीमर नहीं है, एक सिंगल ऑर्गेनल है ना, राइट। सो इट्स नॉट अ पॉलीमर। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी हमारा सेल में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनल है। एंड राइबोसोम, राइबोसोम्स तो बहुत से छोटे डॉट डॉट की तरह होते हैं, जो प्रोटीन, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। तो ये भी क्या है, पॉलीमर्स नहीं है। मगर डीएनए क्या है, छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर एक बड़ा पॉलीमर बना हुआ है। तो मोनोमर यूनिट से डीएनए में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या है, एक डीएनए जो कि एक पॉलीमर है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हुआ हमारा सेकेंड। ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 123, रायन ब्लेंडेड विथ ऊल इज यूज टू मेक। एक्चुअली इसका की आंसर एग्जाम में पॉलीवूल दिया था, मगर ऑब्जेक्शन के बाद आई थिंक इट वाज चेंज्ड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कारपेट होना। कारपेट बनाने के वास्ते क्या है, ऊल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट 124, केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट। रस्ट क्या है, जो जंग ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता, वो है रस्ट। एक्चुअली बहुत से लोग कंफ्यूज हो कि क्या है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड मार्क कर देते हैं, मगर वो क्या है, एक्चुअली हाइड्रोक्साइड है। जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर जो रस्ट फॉर्म होता, तो हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज सेकेंड, Fe2O3 H2O। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्ट वन देखिए, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेटल्स क्या है, डक्टाइल मतलब दे हैव एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हम मेटल को क्या है, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। मगर ऑल मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम इज नॉट डक्टाइल, है ना। एज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। अब उसे केरोसिन में स्टोर करते हैं, अब उसे बाहर निकालेंगे तो इट्स सो हाईली रिएक्टिव। और एंड इवन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। तो दिज आर नॉट डक्टाइल। सो पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल बोल रहा, तो इस तरह से पहला आंसर तो नहीं होगा। देन सेकेंड, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन देखो, कार्बन फाइबर्स होते हैं। अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। और क्वेश्चन नंबर 3, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। अब इन दोनों में देखें तो मोस्ट प्रेफरेबल आंसर इज जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। तो हमारे जो मेटल्स है, बहुत सारे मेटल्स क्या है, डक्टाइल है, जिनको हम क्या है, थिन वायर्स में बना सकते हैं। गोल्ड है, कॉपर है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स है जिनकी हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या हुआ हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 127,
द नंबर ऑफ डॉट्स इन ब्रेल। ब्रेल लैंग्वेज क्या है, ब्लाइंड पीपल्स के लिए होता, वहाँ पर क्या डॉट्स होते हैं, उनको टच करके वो लेटर्स या वर्ड्स समझ सकते। तो ब्रेल लैंग्वेज में टोटल 6 क्या है 6 डॉट्स होते हैं। अब उनकी लैंग्वेज में ए मतलब सिर्फ ऊपर का एक डॉट, ये बाकी के यहाँ पर डॉट्स नहीं होते, तो ये ए हुआ। अब बी के लिए 2 डॉट्स, तो इस तरह से वो लेटर्स को हाथ से फिंगर से टच करके पहचानते, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हुआ 3, मतलब टोटल 6 डॉट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली एयरक्राफ्ट। जो हमारा फर्स्ट प्लेन बना था वो किस मटेरियल से बना था, तो आपको तो पता ही है कि जो प्लेन बना था वो हमारा क्या है, वुड से बना था फर्स्ट। तो 127 का आंसर 1 हुआ। इसको राइट ब्रदर्स ने बनाया था। नेक्स्ट 128, दिस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम देखो कॉर्ड्स, कोल, गैस ये तो यूज़ नहीं करते। अब रहा सवाल कोक और कोल में, कोक इलेक्ट्रिसिटी बनाने में क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि कोक से क्या है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। एक तो हुआ मोर पोल्यूटेंट्स आर रिलीज फ्रॉम कोक, एंड इवन क्या है कोक इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल, मतलब कोल से ही हासिल हुआ एक बाई प्रोडक्ट है कोक। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 128 का 1, बिकॉज ऑफ मोर एग्जिस्टेंस ऑफ कोल। कोल क्या है ज़्यादा मिकदार में मिलता, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल का इस्तेमाल होता। दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट होता तब एक फोर्स जो जनरेट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में तो जब दोनों के बीच में कांटेक्ट ही नहीं होता फिर भी क्या है वहाँ पर फोर्स एग्जिस्ट होती, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। एंड इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जब एक रिफिल को रब करके हम, यानी तो बलून को रब करके दीवार को लगाए, तो बलून को रब करके छोटे छोटे जब पीसेस, पेपर के पीसेस डालेंगे बलून के पास, तो वो उसको अपनी जानिब कशिश करेगा, इट अट्रैक्ट्स। ओके, पहले तो यहाँ पर कुछ भी कांटेक्ट ही नहीं था दोनों के बीच में, फिर भी वो खुद पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो कुछ भी कांटेक्ट नहीं होगा ज़मीन और वो जो फेंकी हुई चीज़, फिर भी जो फेंकी हुई चीज़ है वो गिरकर ज़मीन की तरफ ही आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़, रगड़ क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। जब दो चीज़ों के बीच रगड़ पैदा होगी, वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। अब मैं पेपर पर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा हो रहा पेन और पेपर के बीच में, तो वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स से। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। देन लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर वो 4 ऑप्शन दिया है, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। When we try to move on object, static friction occurs। तो ये सही है, क्योंकि अभी देखिए ये बुक स्टैटिक है, सुकून में है, हालत सुकून में है। जब मैं इसको पर फोर्स डालूंगी रगड़ पैदा होगी, मतलब फ्रिक्शन पैदा होगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, सुकूनी रगड़ है। सेकेंड, फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। हाँ, कभी कभी फ्रिक्शन, रगड़ क्या है, नुकसानदायक भी हो सकती, जैसे क्योंकि समटाइम्स इट कॉजेस वेयर एंड टेयर, जैसे कि शूज़ के सोल्स क्या है, फट जाते नीचे से। तो समटाइम्स फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल आल्सो, नुकसानदायक भी है। और क्वेश्चन ऑप्शन 4, द सोल्स ऑफ शूज इंक्रीजेस फ्रिक्शन।
शूज़ के सोल्स में मतलब इरेगुलरिटीज़ होते हैं, देखे होंगे शूज़ के सोल्स में क्या है, इरेगुलरिटीज़ होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो हम अच्छी तरह से चल सकते हैं। अगर हमारे शूज़ स्लिपरी होंगे पूरे, वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाती, अगर फ्रिक्शन कम हो गई तो हम स्लिप हो जाते हैं। तो ग्रिप अच्छे से मिलने की ग्रिप अच्छा मिलना इसलिए क्या है, शूज़ में ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता और हम सही से चल सकते हैं। फोर्थ भी सही है इस तरह से, द सोल ऑफ शूज़ इंक्रीजेस फ्रिक्शन, हमारे शूज़ के जो नीचे के तले होते हैं ना, वो रगड़ को ज़्यादा करते हैं। देन ऑप्शन 3, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग जो मशीन में छोटे छोटे क्या बोलते, छर्रे बोलते ना, लोहे के मेटल के जो बॉल्स होते छोटे छोटे, वो क्या करते, डिक्रीजेस द फ्रिक्शन, रगड़ को कम करते वो, ताकि मशीन के पार्ट्स इजीली रन कर सके। तो बॉल बियरिंग्स दे reduces the friction, it reduces the friction, they doesn't increase the friction। तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, बॉल बियरिंग क्या है, दे कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन, दे डजंट इंक्रीज द फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, दिस एनहांसेस लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप, मतलब सोप में वो कौन सा केमिकल डालते हैं जिससे, सोडियम रोजिनेट क्या है, नेचुरल केमिकल है जो एक इट्स अ नेचुरल रेजिन जो पाइन ट्री से मिलता हमें, it obtained from pine tree, this is one what natural resin actually। sodium rosinate, so it increases the lathering property of soap, जो झाग आता ना, मतलब झाग की क्वांटिटी को ज़्यादा करता। तो क्वेश्चन नंबर 131 इज सोडियम रोजिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, दिस इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव मतलब फूड को प्रिजर्व करने में उसका क्या है, कुछ भी रोल नहीं है, मतलब फूड को स्पॉइल होने से बचाने से। टेबल सॉल्ट, नमक, तो अब अगर हम कुछ भी साल्टी फूड है जैसे कि अचार पिकल है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम साल्ट डालें तो उसे कुछ ज़्यादा दिनों तक उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। इवन विनेगर है, विनेगर भी डालते हैं हम अचार में वगैरह में। एंड शुगर, अगर कुछ भी स्वीट बनाए हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर डालें तो फूड स्पॉइल होने से बच सकता। मगर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक केमिकल है, बेस है, तो इसका कुछ भी रोल नहीं है फूड प्रिजर्वेटिव में। सो आवर आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 133, इफ वी डिनोट स्पीड बाय एस and distance by d and time by t, the relationship between these quantities। अब स्पीड, रफ्तार को हम यस से डिनोट कर रहे हैं। और देखें क्वेश्चन नंबर 133, स्पीड, रफ्तार को क्या है, हम यस से डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस, फासला को डी से डिनोट कर रहे हैं, और वक्त, टाइम को टी से डिनोट कर रहे हैं। तो इनका रिलेशन बताओ बोल रहा हूँ, मतलब रफ्तार का ज़ाब्ता फॉर्मूला बताना है स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। अब देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम बोल रहा, जो कि गलत है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम आना था, मगर यहाँ पर डिस्टेंस इनटू टाइम है, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया हमारा। सेकेंड देखिए, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बोल रहा। अब यहाँ पर टी की वैल्यू लिया, अब टी मालूम करने के लिए देखें, ये एक्चुअली एस इज इक्वल्स टू डी बाई टी है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर टी की वैल्यू बता रहा हूँ, अगर हमें इसे टी मालूम करना है इससे, ये डिवीजन में है, इक्वल के बाहर आया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है यहाँ पर, और यस नीचे आ जाएगा तो डी बाई यस होता। तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, यहाँ पर यस बाई डी दिया। थर्ड देखें, यस इज इक्वल्स टू
1/T इंटू डी। 1/T मतलब 1 ऐसा है, वो 1 इंटू डी मतलब डी ही हुआ। यस इज इक्वल्स टू D/T ही हुआ। 1 इंटू डी है ये, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, D/T ही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड। फोर्थ भी देख लें, यस इज इक्वल्स टू T/D दिया, T/D इसका उल्टा दिया जो कि गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर हुआ 3। पोलर बियर का है, द फ्यूचर अडॉप्टेड बाय पोलर बियर टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। तो ज़्यादा ठंड के इलाके में, जैसे कि बर्फीले इलाके में जो पोलर बियर्स वाइट भालू होते हैं, तो उनको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर कौन से खुसूसियात चाहिए उनको। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वाइट फर, वाइट बाल उनके कहाँ पर मदद करेंगे, छुपने के लिए। अगर कोई भी एनिमी उन अटैक करने आ रहा तो वो बर्फ़ में आसानी से खुद को हाइड कर सकते। नेक्स्ट, फैट बिलो स्किन, उनके स्किन के नीचे क्या है, फैट चर्बी होती है। तो इसका क्या रोल होता है, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। चर्बी इंसुलेटर का काम कर, उनके जिस्म को ठंड से बचाती है, गर्म रखने में मदद करती फैट। एंड वेब्ड फीट, फीट उनके वेब्ड होते, मतलब ज़्यादा बर्फ़ में ताकि ना धंस पाए, तो इजीली उन्होंने चल सकते। इवन कैमल भी, डेजर्ट में देखिए कैमल के पैर किस तरह होते, तो वो रेगिस्तान में अंदर ना धंस सके इस तरह से, इसीलिए पोलर बियर के पैर क्या है, वेब्ड होते, ताकि बर्फ़ में इजीली चल सके। अब यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन, अगर थिन स्किन, अगर स्किन उनकी बहुत थिन रही तो वो स्वेटर का काम नहीं करेगी। जैसे कि फैट क्या है, एक स्वेटर का काम करता है उनको। और लार्ज आइज, इसका तो कुछ भी रोल नहीं है वहाँ पर बर्फानी इलाके में। लॉन्ग टेल भी कुछ भी मदद नहीं कर सकेगा उनको। ये क्लॉज तो एनिमल्स में होते ही हैं। एंड वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग, वहाँ पर स्विम करने की ज़रूरत ही नहीं है बर्फ़ में उनको। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 135 का ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सही है वो देखना है। तो यहाँ पर ब्रीज की बात चल रही। सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि लैंड ब्रीज एंड क्या है, ओशन ब्रीज या सी ब्रीज बोलते हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज एक्चुअली होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखिए विंटर में तो ठंड होता ना, तो समंदर जल्दी ठंडा होगा या जमीन। सॉलिड्स क्या है, सबसे सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक रहते, तो वहाँ पर हीट ट्रांसफर भी बहुत जल्दी होता। तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होने वाली चीज़ क्या है, सॉलिड है हमारा। तो इस तरह से लैंड क्या है, जल्दी ठंडी होती। इट कोल्ड फास्टर देन सी। कब है ये, विंटर में। समझो ज़मीन क्या है, जल्दी ठंडी हो गई विंटर में। तो ठंडी हवा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, ठंडी हवा ज़मीन से क्या है, समंदर की तरफ, समंदर की जानिब फ्लो करेगी। ओके, कोल्ड विंड इट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। और गर्म हवा समंदर से ऊपर की जानिब उठकर ज़मीन की तरफ जाएगी, ये क्या है, हॉट विंड। हम ब्रीज में क्या है, ठंडी हवा, कोल्ड विंड के बारे में बात करते हैं। तो विंटर में कोल्ड विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। इसी तरह अगर हम समर में देखेंगे, समर में सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, सी या लैंड। लैंड क्या है, सबसे जल्दी गर्म होगा क्योंकि वो एक सॉलिड है। ओके, इट वार्म्स फास्टर। अब समर में लैंड क्या है, जल्दी गर्म हुआ, ठीक है, इट वार्म्स फास्टर देन सी। लैंड जल्दी गर्म हुआ, तो ठंडी हवा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। अब ज़मीन गर्म है तो यहाँ से तो गर्म हवा ऊपर की जानिब उठेगी ना,
हॉट एयर ऊपर की जानिब उठेगी, गर्म हवा। तो ठंडी हवा कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? सी से, ठंडी हवा। ओके, कोल्ड विंड इट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। ये कब होगा? ये समर में होगा। हम ब्रीज में क्या है, कोल्ड विंड के बारे में बात करेंगे, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। विंटर में कोल्ड विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। इन समर कोल्ड विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ तो ऑप्शन भी समझ आ जाएंगे इजीली आपको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इन विंटर द विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन। विंटर में विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन, तो ये सही है। सेकेंड देखिए, इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन। समर में विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन बोल रहा, गलत बोल रहा है ना। ठंडी हवा कहाँ से कहाँ जाती? समर में हम समंदर से जमीन की तरफ ठंडी हवा जाती, तो सेकेंड ऑप्शन तो रॉन्ग हुआ हमारा। थर्ड देखिए, ए साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये गलत है। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन अगर लो प्रेशर, सेंटर में क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ और अतराफ में हाई विंड फ्लो हुई तो साइक्लोन फॉर्म होता, तो ये भी गलत हुआ। द कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। मतलब जो कोस्टल एरियाज है इंडिया के, वहाँ पर साइक्लोन्स से खतरा नहीं है बोल रहा हूँ, जो कि गलत है। यहाँ पर तो ओशन है ना, हम जो कोस्टल लाइन्स है इंडिया के, तो उनको ज़्यादातर साइक्लोन से खतरा होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। तो 136 का आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137, ए न्यू बॉर्न नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज। तो यहाँ पर हार्ट बीट नहीं बोल रहा, बहुत से कंफ्यूज हो जाते एकदम से एग्जाम की टेंशन में। वहाँ पर ब्रीदिंग रेट बोल रहा, मतलब हमारी सांस लेने की, हम जो ब्रीदिंग करते हैं ना, सांस अंदर बाहर लेते, तो ब्रीदिंग रेट कितना है 1 मिनट में बोलकर पूछ रहा, और वो भी क्या है, न्यू बॉर्न का ब्रीदिंग रेट पूछ रहा। तो न्यू बॉर्न का ब्रीदिंग रेट 1 मिनट में क्या 40 टाइम्स क्या है बेबी ब्रीथ करता। अडल्ट में 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते अडल्ट। दिस इज इन अडल्ट। एंड बेबीज 40 टाइम्स पर मिनट। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हुआ 4। 138, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए, कौन सा गलत है बताना है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड कंजर्व सॉइल। हाँ, तो सॉइल एरोजन मतलब मिट्टी के कटाव से बचाता। अगर फॉरेस्ट जंगलात होंगे तो उनके रूट्स क्या है, जड़ क्या है, जमीन को, मिट्टी को क्या है, पकड़े रहते, जिससे जमीन का कटाव नहीं होता। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बोल रहा। जंगल में प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एनिमल्स क्या है, प्लांट्स से फूड हासिल करते, और अब जब प्लांट्स मर जाते तो सॉरी एनिमल्स जब डेथ हो जाते तो एनिमल्स से प्लांट्स एज ए न्यूट्रिएंट उनको प्लांट्स को फूड मिलता। तो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। चलिए देखते हैं थर्ड और फोर्थ भी। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइक्लोन। हाँ, जंगलात क्या है, मौसम की तब्दीली पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉइल, ऑप्शन 4 इज सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजेनरेट। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट सही होंगे, अगर सॉइल सही होगी तो प्लांट्स को, फॉरेस्ट को ग्रो होने में मदद करती सॉइल। यहाँ पर क्लाइमेट्स पे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं बोले तो पानी क्या है, देखो, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, ओके, फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब प्लांट से पानी ऊपर की जाने उड़ता, ट्रांसपिरेशन, पत्ते से होता ना ट्रांसपिरेशन,
तो वो जाकर क्या है, ऊपर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और क्लाउड से फिर रेन होता। तो ये इट इन्फ्लुएंसेस ऑन क्लाइमेट, प्लांट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन क्लाइमेट। आई थिंक वी लेफ्ट वन क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 134, sorry. In question number 134, percentage of water absorbed by roots utilized in photosynthesis. प्लांट्स जब पानी अब्जॉर्ब करते हैं, जो पानी अब्जॉर्ब हुआ रहता है रूट से, उसमें से बहुत कम पानी क्या है, फोटोसिंथेसिस ज़ियाई तालीफ में यूज़ होता। बाकी का पूरा पानी क्या है, ट्रांसपीरेशन से क्या है, पानी एवापोरेट होके उड़ जाता। जितना पानी अब्जॉर्ब हुआ रहता प्लांट्स में, ओनली 1% वाटर फोटोसिंथेसिस ज़ियाई तालीफ में क्या है यूज़ होता। बाकी का पूरा 99% वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन, अम्लीय सूर्यान बोलते हैं ना, उससे 99% वाटर क्या है लॉस हो जाता। ये क्वेश्चन हमारा बच गया था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। हमारे क्वेश्चन नंबर 139, केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनफुल स्टिंग ऑफ नेटल प्लांट लीफ। नेटल प्लांट क्या, एक प्लांट है जिसकी लीफ में कांटे होते हैं, उससे एक केमिकल रिलीज होता। तो वो कौन सा केमिकल है पूछ रहा हूँ। लैक्टिक एसिड तो दही में होता, सिट्रिक एसिड नींबू में, एसिटिक एसिड सिरका विनेगर में होता। सो मिथेनिक एसिड क्या है, नेटल प्लांट लीफ के जो स्टिंग्स रहते हैं उसमें होता है। मिथेनिक एसिड का वन मोर नेम इज फॉर्मिक एसिड। कभी कभी फॉर्मिक एसिड बोलकर भी दे सकता क्वेश्चन में, या नहीं तो मिथेनिक एसिड, बोथ आर सेम। इवन एंट स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड इट प्रेजेंट। 140, मसल क्रैम्प इन ह्यूमन बॉडी इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर। वन इज एरोबिक respiration and another is anaerobic respiration. Aerobic respiration में respiration in presence of oxygen, glucose it decomposes in presence of oxygen. इन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती, जो कि अभी मैं लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही मुझे, एरोबिक रेस्पिरेशन से आ रही। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती तब वहाँ पर ग्लूकोज डिकम्पोज होता। ग्लूकोज डिकम्पोज होके लैक्टिक एसिड फॉर्म होता। अभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता, जब हम ज़्यादा वर्क करें, जैसे कि रनिंग रेस करें, एक्सरसाइज करें, तब वो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में तो ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ करते, जितनी ऑक्सीजन होना हमारे मसल्स को जाते रहती, एरोबिक रेस्पिरेशन होते रहता। मगर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती मसल्स में, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहते हैं, हमारे को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी की रिलीज होती। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहते तो जितने ऑक्सीजन अवेलेबल रहता स्टार्टिंग में, वो तो यूज़ हो के एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता। मगर जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता और हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता, जिससे मसल क्रैम्प्स, हमारे मसल्स में दर्द शुरू होता। तो हमारे को थोड़ा बहुत दर्द फील होता ना, तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से होता। हम जब एक्सरसाइज करते रहते हैं, हमारे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, मगर ऑक्सीजन उतना अवेलेबल नहीं होता, उस वक्त हमारे जिस्म में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता। सो आवर आंसर इज लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 141, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडोलसेंट डेवलपमेंट। ऑप्शंस, प्यूबर्टल चेंजेस, गर्ल हो या बॉय हो, एडोलसेंस जब बच्चा बालिग हो जाता, बच्चा हो या लड़की, वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होते,
एंड सोशल इमोशनल चेंजेस, लोगों से इंटरेक्ट करने का, शे मतलब शर्माता बच्चा, वो सब भी सब चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पर जब बच्चा बालिग हो जाता। एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस, मतलब उसकी जहानत में भी तब्दीली आ जाती। ऑप्शन 4, एन इनहेरिटेड टेंडेंसी टू बी शे, तो वहाँ पर एडोलसेंस में ये जो शे, कुछ बच्चे शर्माते कुछ बच्चे नहीं, तो वो इनहेरिटेड टेंडेंसी नहीं है। अब जैसे कि पेरेंट्स के निडर रहते मगर बच्चा शर्मीला रहता, तो ये इनहेरिटेड टेंडेंसी नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है। 141 का ऑप्शन आंसर इज 4। Individual child will differ with regard to time taken or age at which they perform activities like first before they walk. The principle of development is illustrated here is sitting for first time, crawling and standing. तो बच्चा पहले उठ के बैठता, फिर उन रेंग कर चलता, क्रॉल करता, फिर स्टैंड होता, फिर ठहरता, फिर ठहर कर चलता। तो डेवलपमेंट के कैरेक्टर्स में से उसको कौन सा सूटेबल है, तो यहाँ पर आंसर तो होगा हमारा सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। यहाँ पर सीक्वेंस से जा रहा ना, पहले उन उठकर बैठता, क्रॉल करता, फिर ठहरता, तो आवर आंसर इज सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 143, दिस स्टेटमेंट जस्टिफाइज डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ वो बताना है आपको। ऑप्शन 1, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सो इज हर डॉटर। राधा क्या है, वो मदर है जो कि उन बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से उसकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है बोल रहा। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ हेरिडिटी इफेक्ट हुआ सर। उसकी मदर ब्यूटीफुल है इसलिए बच्ची भी ब्यूटीफुल है, तो ये हेरिडिटी को डिस्क्राइब कर रहा, ना कि एनवायरमेंट को। सेकेंड, राकेश इज ए स्किल्ड म्यूजिशियन एंड हिज सन इज एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। तो राकेश जो फादर है म्यूजिशियन है, म्यूजिक का एक्सपर्ट है, मगर उसका बेटा क्या है, रियाजी मैथ्स में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर हेरिडिटी तो इफेक्ट ही नहीं किया, एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट किया इसे। तो उसके शायद उसके दोस्त म्यूजिशियंस होंगे, तो उसे वहाँ पर म्यूजिशियंस किसी से इंस्पायर होकर उन म्यूजिशियन बन गया। यहाँ पर देखिए उसका बेटा शायद किसी से इंस्पायर होकर मैथमेटिशियन बन गया। यहाँ पर हेरिडिटी का तो कुछ भी रोल नहीं है, हाँ, मगर एनवायरमेंट इफेक्ट हुआ से है। ऑप्शन 3, प्रीतम इज ए स्मॉल ट्रेडर एंड हिज डॉटर रन्स ए मल्टीनेशनल कंपनी। प्रीतम, यहाँ पर एक चीज कॉमन क्या है, प्रीतम और उसकी बेटी दोनों क्या है, बिजनेसमैन है दोनों भी। मगर प्रीतम क्या है, स्मॉल ट्रेडर, छोटा बिजनेसमैन था, मगर उसका बेटी मल्टीनेशनल कंपनी चला रही। तो दोनों यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों भी अफेक्ट हुआ है। जब उसकी बेटी बड़ी हुई ज़माने के हिसाब से उन मल्टीनेशनल कंपनी चला लेने लगी, तो वहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट हुआ, और जो बिजनेस का जो सिलसिला चल रहा था हेरिडिटी का फैक्टर भी अफेक्ट हुआ। ऑप्शन 4, लीला एंड डॉटर बोथ आर टॉल। यहाँ पर सिर्फ हेरिडिटी का रोल प्ले हुआ सो है, ना कि एनवायरमेंट को। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर 143। 144, a teacher teaches 4th standard student strategy that should be followed according to Piaget's cognitive development theory। तो जो टीचर 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा रही, तो कौन सा स्ट्रैटेजी हम फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर तो 3 पॉइंट्स नेगेटिव होंगे, तो वो हमें ढूंढकर एलिमिनेट कर देना चाहिए। पहले देखिए, ओरल प्रेजेंटेशन, एक्चुअली ओरल मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर ओरल देखते ही नेगेटिव आ जाता, तो उसको तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन 3, यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सिर्फ टेस्ट दे, बच्चों से टेस्ट लेने से वो तो बच्चों में हम वो काबिलियत नहीं पैदा कर सकेंगे। ऑप्शन 4, एनकरेज स्टूडेंट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ओरली सॉल्व करने से गलत होगा, ओरली आती है क्या है, वो तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। देखें हमारा सेकेंड ऑप्शन, टीचिंग ए स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, बहुत मेन रोल प्ले करता, जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो सकता।
क्वेश्चन नंबर 145. A teacher tells a student to solve 10 problems based on algebraic equation. Sita solves all of them correctly without the help of teacher and classmates. What would Vygotsky opinion about this टास्क ऑफ सीता? तो सीता को उसकी टीचर 10 प्रॉब्लम्स जो कि अलजेब्रिक इक्वेशन के ऊपर थे सॉल्व करने की बोली, तो 10 में से 10 प्रॉब्लम्स भी सीता ने सॉल्व किया। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से उसने कौन सा टास्क किया सीता? तो ऑप्शंस देखेंगे हम। दिस टास्क इज इनअप्रोप्रिएट फॉर सीता। इनअप्रोप्रिएट अगर आया तो वो गलत ही है, क्योंकि सीता ने तो पूरे 10 के 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, तो इनअप्रोप्रिएट वो होगा ही नहीं, है ना। तो ये तो गलत ही हुआ। सेकेंड देखें, दिस टास्क इज अप्रोप्रिएट फॉर सीता। हाँ, तो अप्रोप्रिएट है, सही है, वो टास्क सही था, इसीलिए तो उसने पूरे 10 के 10 सॉल्व किए क्वेश्चन, बिकॉज इट इज विद इन हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखें ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है एक्चुअली। अब ये दायरा है जो कि बच्चा जहाँ पर सीख रहा एक्चुअली। अब ये समझो कि सीता है सेंटर में, तो यहाँ पर जितनी उसके पास काबिलियत है वो ये दायरे के अंदर है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सर्कल है, ये जो एरिया है, ये क्या है? ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ये जो एरिया सीखने के लिए उसे ये समझे कि एक सीढ़ी की तरह है उसे, मतलब यहाँ पर उसे किसी और की हेल्प होगी, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ये एरिया पार क्रॉस करने के लिए, जैसे कि टीचर हो या उसकी फ्रेंड हो जिसकी मदद से वो ये जोन क्रॉस कर सकती। तो ये जोन जहाँ पर बच्चे को उसको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़े, वो जोन को हम बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ऑप्शन देखें, इट इज़ विद इन हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोल रहा। उन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में अगर होगी तो उसे या तो टीचर की या तो उसके फ्रेंड की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, मगर विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन शी सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम। सो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन 3 देखें, दिस टास्क इज अप्रोप्रिएट। हाँ, वो टास्क तो अप्रोप्रिएट ईजी था, इसलिए उसने तो सॉल्व कर लिया, बिकॉज इट इज़ बिलो हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके ये जोन के नीचे था, मतलब ये जोन में था जो प्रॉब्लम टीचर ने दिया था उसे, it was below her zone of proximal development, that's why she solved all the problems easily। तो इस तरह से हमारा 145 का आंसर हुआ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। when the child begins to represent the world with words and images, he is in the age stage of। तो देखिए पियाजेट के 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन से? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या है? 0 से 2 साल की उम्र तक होता। वहाँ पर तो बच्चा ना कुछ भी वर्ड्स तो कुछ भी बोलता है नहीं, 2 साल के बाद से पहचानना शुरू करता है इमेजेस और वर्ड्स की मदद से। तो जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो 2 से 7 साल की उम्र तक चलता। नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल की उम्र तक। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 14 साल की उम्र तक। तो वर्ड्स और इमेजेस से बच्चा कब पहचानेगा? इन प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड गिव्स अवे हर लंच टू स्ट्रीट बेगर बिकॉज शी थिंक्स डूइंग सो मीन बीइंग नाइस। विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी डज दिस हाईलाइट? तो बच्चा अपना लंच बॉक्स क्या है गली के भिखारी को दे डालता, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करना सही है। तो यहाँ उसके जो कोलबर्ग ने 3 स्टेजेस दिए थे, उसमें से बच्चा कौन से स्टेज में है आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेज, 3 स्टेजेस कोलबर्ग के, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ओके, 3 स्टेजेस है। अब प्री कन्वेंशनल स्टेज में देखिए बच्चा, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज 2 से 7 साल की उम्र तक रहता, और यहाँ पर बच्चा थोड़ा बहुत सेल्फिश था। एक्चुअली उसमें उतनी नॉलेज नहीं रहती दूसरों के बारे में सोचने की, होना है तो होना, ऐसे जिद्दी रहते ना छोटे बच्चे।
तो वो प्री कन्वेंशनल स्टेज है। नेक्स्ट कन्वेंशनल स्टेज 8 से समझे 10 साल की उम्र तक है। यहाँ पर बच्चे को क्या है, एक तरह की रहमदिली दूसरों को देखकर वो पैदा होती। तो इस तरह हमारा सेकंड इज करेक्ट आंसर। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 से 18 की उम्र में होता, जहाँ पर रूल्स बोल के ऐसा स्ट्रिक्टली उन फॉलो करता वहाँ पर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन 1, स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, टास्क आर गिवन। यहाँ पर बच्चा किस लेवल में है और उसका क्या इंटरेस्ट है वो हिसाब से उसको ग्रुप करके सिखा रहे, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड हुआ, सही है। सेकंड में टीचर नरेट्स डेजर्ट फ्लोरल एंड फौना। तो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे और फौना जैसे कि एनिमल्स मौजूद होते उनके बारे में टीचर बोल रहा है ना। यहाँ पर बच्चे का तो कुछ भी रोल नहीं, ये तो टीचर सेंटर्ड हुआ ना कि चाइल्ड सेंटर्ड, तो ये गलत हुआ, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है ये। तो ऑप्शन 3 देख लें, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ड्रॉ एंड पेंट वॉट एवर दे विश। तो बच्चों को जो इंटरेस्ट है वो ड्रॉ करने के, यहाँ पर बच्चों को ही चॉइस दे दिया गया है, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। स्टूडेंट्स मेक देयर ओन क्राफ्ट आइटम विथ पेपर। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से बनाने के लिए बोला गया है, तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। 149, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। 149, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब चाइल्ड सेंटर्ड रहना वहाँ पर। अब लर्निंग बाय डूइंग, अब बच्चा करके ही सीखेगा कुछ, तो ये तो चाइल्ड सेंटर्ड वैसे ही है। यहाँ पर -1 को एलिमिनेट, -1 देखना है हमारे को एक्चुअली। सेकेंड देखें, ग्रुप वर्क एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। अब जब बच्चों के हम ग्रुप्स बनाकर उनको सिखाएंगे तो वो सही से सीखेंगे, तो ये भी पॉजिटिव वे है। एंड डाइवर्सिफाइड करिकुलम भी सही है, जो कि वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स देखते हैं वहाँ पर। मगर कॉमन असाइनमेंट देखे, अगर सब बच्चों को एक ही असाइनमेंट दिए तो बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता ना। अगर सबको हम कॉमन असाइनमेंट दे डाले तो वो तो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हुआ, तो वो इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आंसर इज 4th। और लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर आंसर इज 4th, बिकॉज देखिए चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस से जो जो चेंजेस होते उससे ही हम क्या है सीख सकते, तो आंसर इज 4th।